फ्रेंड, स्मार्ट जी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज, जिसमें से बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ये सेट करा रहे हैं। इसके पहले हमने 14 सेट प्रैक्टिस करा दिया है। तो इस प्लेटफॉर्म के बुक में टोटल 19 सेट है। इसमें से आज का हमारा सेट नंबर 15। इसके पहले हमने 14 सेट करा दिया है। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और शेयर भी करें। तो चलिए, आज का सेशन में हम कॉमन पेपर को देखेंगे। कॉमन पेपर में कौन कौन से जो साइंस जीके जीएस जनरल स्टडीज से पूछा जाता है, 30 सेक्शन में हम वही कवर करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमारा 39 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 39 से देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के एकल का खिताब किसने जीता था। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी किसने, तो जेनिक सिनर ने ये जीता था 2024 का। अगर इसमें देखा जाए कि फ्रेंच ओपन 2023 और अमेरिका ओपन 2023 के पुरुष एकल के विजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविच जो 2023 के फ्रेंच ओपन और अमेरिका ओपन को ये जीता था। इसी में देखते हैं कि अगर पूछा जाए कि विंबलडन 2023 में पुरुष एकल विजेता का खिताब किसने जीता था, तो वो अल्काराज ने किसको हरा कर जीता था, तो नोवाक जोकोविच को हरा करके जीता था। और यहीं पे देखा जाए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल खिताब के विजेता कौन बनी, तो एरिना सर्वलेंका जो बनी है, जो कहाँ की थी, वो बेलारूस की थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर। इसरो द्वारा प्रमोचित किया गया भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हमारा इसरो द्वारा कौन सा रॉकेट लॉन्च किया गया जो विकसित है, इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा विक्रम एस, यानी ऑप्शन नंबर सी नंबर। तो विक्रम एस को कब के लॉन्च किया गया था, तो 18 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। स्काई रूट कंपनी के द्वारा इसके पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया था। और दुनिया का 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अप्रैल 2024 में इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन टीम को 2024 जॉन एल जैक स्यूटगर जूनियर पुरस्कार से अमेरिकी के स्पेस फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन तटस्थ की दिशा को अपने संयुक्त वैश्विक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल इंडिया अलायंस इंडिया का पहल की घोषणा किस देश ने की थी। कट गया है, यहाँ से देखते हैं। कार्बन तटस्थ की दिशा अपने संयुक्त वैश्विक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन अलायंस इंडियन पहल की घोषणा किस देश में की गई थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी डेनमार्क में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क में किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत हमारा 42वां स्थान पर रहा है। अगर इस सूची में कौन सबसे आगे है, तो सबसे अमेरिका आगे है। अब एक नंबर पे कौन है, तो वो अमेरिका है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान, अगर पेंशन सूचकांक पूछा जाए तो भारत का स्थान तो 45वां है। जर्मन संस्था वेल्थ गुल्डी हेल्थ द्वारा जारी वैश्विक भूख संचार 2023 में भारत का 111 भूख संचार में 111वां है। और पेंशन में 45 है। और वैश्विक बौद्धिक संपदा में 42 है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि 43 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी UNDRR के लिए विशेष प्रतिनिधि को नियुक्त किया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर, यानी कमल किशोर को नियुक्त किया गया है। ये इस UNDRR को गठन कब किया गया था, तो इसको 1999 में इसका गठन किया गया था। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिसका मुख्यालय हमारा जिनेवा में है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही चर्चा में रहे कुट्टूनाड आर्द्र भूमि की प्रणाली किस राज्य में स्थित है। तो कुट्टूनाड के अनाज किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा केरल राज्य में स्थित है। चर्चा वहाँ कुट्टूनाड समुद्र तल से नीचे कृषि प्रणाली किया जाता है। और एकमात्र प्रदेश जहाँ समुद्र तल से नीचे चावल की खेती किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 45 नंबर। हाल ही में भारत किस यूनिवर्सिटी को पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का यूनेस्को द्वारा दर्जा प्राप्त मिला है।
तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा विश्व भारती द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को को यह विश्व भारती विद्यालय कहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। विश्व भारती कहाँ का, डब्ल्यू बी यानी वेस्ट बंगाल में है। विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया था, तो 1921 में किया गया था। किसने किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 46 नंबर की, भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी 1 और 2। भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से तौर 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर ने 50वें वर्ष के रूप में चिन्हित किया है। बात सही है। भारत दुनिया के 70% से अधिक जंगलों बाघ का घर है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दांडी मार्च गुजरात में नमक खदानों तक लगभग डैश मील पैदल चलकर यात्री कितने दूर पैदल चलकर, तो 240 मील तक इन्होंने पैदल चली थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कब किया गया था, तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत किया गया था। और ये कब ख़त्म हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को ये ख़त्म। कितने दिन तक चला था, 24 दिन तक चला। कितने इसमें कैंडिडेट थे, तो सब 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 48, यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टटराते हैं तो हमें प्रयासों से सफलता नहीं मिली, यह कथन किसने कहा था। यह कथन कब किया गया था, जब उस समय 1947 में भारत सरकार जब कांग्रेस का अधिवेशन चला उस समय किया गया था कि जब हम एक बार टटराएंगे तो इससे हमारे आज़ादी नहीं मिलेगी, जो भी सफलता होता है वो नहीं मिलेगी। तो ये कब कहा गया था, तो इसका बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत के रियासतों में शामिल थी, कितने लोग ने शामिल थे, तो हमारा हो जाएगा इसका 582 लोगों ने इसमें से शामिल किया था। ये सॉरी 565 था। 49 नंबर का, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में रियासतों के थे तो 565 थी। 565 रियासतें शामिल थी। स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र 2 वर्गों में ब्रिटिश भारत और देसी रियासत में बढ़ गया था। ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत थे और जबकि देसी रियासत में 565 प्रांत थे। 3 देसी रियासत में जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर भारत में विलय करने में उसकी समस्या का सामना करना पड़ा। जूनागढ़ को रियासत के जनमत संग्रह पर आधार पर भारत में मिला लिया गया था और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से मिला लिया गया था और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया था। देशी रियासतों को भारत में विलयन के गृह मंत्री उस समय कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो दूरस्थिति में कूटनीति और प्रयासों का महारथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन कि 22 जुलाई 1947 को क्या महत्व है। क्वेश्चन है कि 22 जुलाई 1907 को क्या महत्व है। 22 जुलाई 1947 को ध्वज को यानी हमारा जो झंडा है उसको अंकित किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई कितनी होता है, तो हमारा 3:2 में होता है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिक को जो संस्था और राज्यों को राष्ट्रीय ध्वज प्रदान का अधिकार है। और 2004 को एक महत्वपूर्ण निर्णय इसमें हाई कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश BN खरे की अध्यक्षता में यह घोषणा किया गया था कि संविधान का अनुच्छेद 19(1) में अधीन के राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिक का मूल अधिकार है। तो हमारा किसमें अधिकार है, हमारा 19 का आर्टिकल 19(1) के तहत हमारा घर पर झंडा फहराने का अधिकार है। और राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। जब पूर्व राष्ट्रपति या पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व उपराष्ट्रपति का निधन हो तो 7 दिन के लिए झंडे को नीचे कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह हुआ और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ। ये हमारा कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी
यानी भारतीय विद्रोह जो 1857 की क्रांति हो जाए, जिसको सिपाही विद्रोह से भी जाना जाता है। उस समय उस भारत के उस समय जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में यह सिपाही विद्रोह हुए थे, जिसको 10 मई को बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने शुरुआत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि काशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो काशीराम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किए थे। काशीराम बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। ये कब किया गया था? तो 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, समाज कौमुदी को इसने किया था। कब किया था? तो 1821 में राजा राम मोहन ने संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक अखबार प्रारंभ किया था। प्रथम फारसी पत्रिका वर्ष 1822 में मीरात उल अखबार के नाम से राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला गया था। राजा राम समाज कौमुदी 1821 में राजा राम मोहन के द्वारा क्या फारसी में इसको 1822 में किया गया था। और इसको राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। और ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने ही किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही है? तो सबसे पहले इसमें हमारा हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी अंग्रेज के ज़माना में मनुच्ची आया था। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब रहा था? 1658 से लेकर के 1707 तक, यानी औरंगजेब का शासनकाल रहा था। औरंगजेब अकबर के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा समय लगभग 49 वर्ष तक शासन करने वाला शासक था। मनुची एक इतालवी लेखक था और यात्री था। मनुची मुगल शासक के दौरान भारत आया था और उसने दारा सिकोह की सेवा में काम किया था। जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था, जो अप्रैल में कब आया था? 1609 में आया था। विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में 1613 में उपस्थित हुआ था और हॉकिंस को ने जहांगीर को खान की उपाधि दी। उपाधि सर थॉमस राय जहांगीर के शासनकाल में वर्ष 1615 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांगो नदी पर निर्मित डैश बांध में 40,000 मेगावाट तक बिजली शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है। ये किसमें है? तो यह हमारा ऑप्शन नंबर ग्रांड इंगा में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कांगो नदी विषुवत रेखा को, जो यहाँ पर भारत के जब यहाँ पर विषुवत रेखा जब ग्लोब होती है तो विषुवत रेखा को यहाँ पर कांगो नदी का करती है। विषुवत रेखा पर 2 बार कांगो नदी को काटती है। विषुवत रेखा कांगो नदी को 2 बार, विषुवत रेखा पर कांगो नदी 2 बार काटती है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो लिम्पोपो नदी यानी मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसको काटती है? लिम्पोपो नदी। तो मकर रेखा को ये 2 बार काटती है। और माही नदी जो भारत में कर्क रेखा पर 2 बार काटती है, यानी माही में जो है कर्क रेखा निकलती है, जो गुजरात से होते हुए, राजस्थान से होते हुए, गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़ होते हुए, तो इसको जो माही नदी होती है उसको यहाँ पर 2 बार इसको विभाजित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? यानी उत्तर रेखा और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? इसको हम लोग 38वीं समानांतर रेखा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए नंबर। इसमें और कुछ देखते हैं, जैसे मैकमोहन रेड क्लिफ के बारे में देखते थे। रेड क्लिफ हमारा कौन से इसको अलग करता है? तो पाकिस्तान को और भारत से अलग करता है। और यहीं पर मैकमोहन रेखा हमारा किसको अलग करता है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना को अलग करता है। हिडन्सबर्ग रेखा जो जर्मनी और पोलैंड से अलग करता है। मैग्नीनॉट रेखा जो जर्मनी और फ्रांस से अलग करता है। और मैनर हिम रेखा जो रूस और फिनलैंड को अलग करता है। और डुरंड रेखा जो पाकिस्तान और
अफगानिस्तान को अलग करता है। ये हमारा कुछ जो रेखा थी जो इसको पर चर्चा किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अल्पस विश्व के सबसे बड़े पर्वतों में से एक है। अल्पस पर्वतमाला इनमें से किस यूरोपीय देश की भौतिक सीमा के अंदर स्थित नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, यानी बेल्जियम नहीं है। बेल्जियम नहीं है। अल्पस पर्वत फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आदि देशों में विस्तृत है। माउंट ब्लैक यानी 4808 मीटर इसकी अल्पस पर्वत का सर्वोच्च शिखर है जो यूरोप में स्थित है। अल्पस पर्वत पश्चिम में जिनेवा की खाड़ी से लेकर पूर्व में वियना तक फैली है। यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाला पर्वत यूराल तथा कॉकेकस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैग परमाणु विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कैग परमाणु भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्नाटक में स्थित। इसको कौन किया गया था? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया था। अब 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। जब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र टर्बो मुंबई में स्थापित किया गया है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापन किया गया। कब किया गया था? तो 1971 में इंदिरा गांधी अनुसंधान किया गया है। वहीं पर देखा जाए तारा परमाणु केंद्र विद्युत कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। नौरा परमाणु विद्युत केंद्र बुलंदशहर यूपी में अवस्थित है। काकरापारा परमाणु विद्युत केंद्र यह सूरत में है। यहाँ पे जो भी परमाणु विद्युत केंद्र है उसका यहाँ पे डिस्कस कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, शिवाजी सागर जो सबसे कृत्रिम ताजे पानी की झील है। भारत की सबसे कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है जो पंजाब चुलामू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है जो 18,000 फीट पर है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। लोनार झील कहाँ पर? तो लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित जो एक खरे पानी का झील है। इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप हुआ है। लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी का झील है। यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विशुद्ध और का सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है? इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा एक नंबर, यानी कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जहाँ पर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को सूर्य और कर्क रेखा पर लंबवत होता है। विषुवत पृथ्वी का वह स्थिति है जो जब सूर्य पृथ्वी के कारण से विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तब और सर्वोत्तर दिन में रात और बराबर होता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण ही दिन और रात छोटा और बड़ा होता है। और 23 दिसंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे मृदा पोषक की प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा यानी सी, काली माटी में ये सभी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना की प्रचुर मात्रा पाया जाता है। लाल मिट्टी में लौह तत्वों की प्रचुर मात्रा पाया जाता है। और काली मिट्टी में पोटास, चूना, मैग्नीशियम और की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी जो लवण और फास्फोरस की प्रचुर मात्रा पाया जाता है। पर्वतीय मिट्टी में से पोटास और फास्फोरस ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर पूर्वी प्रशांत तथा उत्तरी अटलांटिक उपवन में होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? इसका कौन से नाम से दिया गया है? इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, हरिकेन के नाम से दिया गया है। हरिकेन
नाम दिया गया है। हरिकेन और टाइफून चक्रवात की गति लगभग कितने होती है? 150 से लेकर के 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो प्रशांत सागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंध चक्रवात को टाइफून कहते हैं। टाइफून की गति लगभग आपको 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाके में तूफान को टॉर्नाडो कहा जाता है, और वहाँ पर स्थान जहाँ से उष्णकटिबंध चक्रवात तट के पार करके ज़मीन पर पहुँचती है, चक्रवात को जो लैंडफॉल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 63 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक के बराबर यानी अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोया गया तो वह किस प्रकार का व्यवहार करेगा? तो वह हमारा ऑप्शन नंबर सनी समतल कांच की तरह ही व्यवहार करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत संयोजी यौगिक समवायता प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर सी यानी विद्युत संयोजी बंधक अधिक शक्ति होते हैं। विद्युत संयोजी यौगिक विशेषता निम्न होती है। यह क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसका एक निश्चित 3D विन्यास से जुड़े होता है। प्रत्येक क्रिस्टल आयनों में संख्या निश्चित होती है जो प्रबल बलों द्वारा के कारण यह गति स्वतंत्र होती है। इसका गलनांक हाई होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कि कॉर्क की जल के लिए अपरागमय प्रकृति किसके निक्षेपण के कारण होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी सुबेरिन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी। सुबेरिन फेलोनिन अम्ल का बहुलक है जो जलीय अपघटक से ग्लिसरॉल का निर्माण करता है। यह कर्क की कोशिका भित्ति में पाई जाती है जो अपरागमय प्रकृति प्रदर्शित करती है। लिग्निन क्या होता है? तो लिग्निन पॉलीफिनोल का बहुलक होता है। इसकी उपस्थिति से कोशिका भित्ति और अधिक मजबूत हो जाती है। पेक्टिन क्या होता है? पेक्टिन मध्य पटलिका का मुख्य घटक है। यह जल को सरलता से अवशोषित करता है जो खाद्य में पेक्टिन का जेली कैपच तथा मुरब्बे के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है। एक पिन को किसी अभिसारी लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो अभिसारी लेंस प्रतिबिंब निर्मित करता है जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का हो तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कैसे इसको बनाते हैं। तो इसमें हमारा उत्तल लेंस की वस्तु दूरी कितना दिया हो तो हमारा 20 दिया था। एम इक्वल टू का होता है -v/u होता है। तो 1 इक्वल टू का हो जाता है -v। यू का वैल्यू दिया है 20, तो v बराबर हमारा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी 1/f इक्वल टू 1/v -1/u निकालते हैं तो 1/v अपॉन 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u 1/f इक्वल टू 1/20 माइनस 1/-20 f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर यानी p बराबर हमारा होता है तो 100/f यानी 100/10 यानी 10 डायप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डार्बेराइन के चित्र के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरियम के मध्य स्थित हो सकता है? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान संख्या 40.1 और बेरियम का परमाणु द्रव्यमान 137.1 है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर यानी स्टोनसिन परमाणु संख्या 87 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि परागकण को विवर्तीकरण पर स्थानांतरित करने के बाद सबसे पहले उसका क्या होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। वह नाभिक को बीजांड में स्थानांतरित करने के लिए एक नलिका द्वारा विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों के संदर्भ में स्रोत पर पृथक्करण का क्या अभिप्राय है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। जो परिवार को कचरे और अजैविकरण वस्तुओं को जीव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से अलग रखना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा।
सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता है और कंपोजिट के अंतर्गत जैव अपशिष्टों का घरेलू कचरा, जबड़ा, चमड़ा पादप अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग भूमि में दबकर खाद का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी सेट नंबर 15 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका हम देखेंगे कि प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और केवसा के अम्लों का ग्लिसरॉल के अंतिम रूप से हस्तांतरण का एंजाइम क्या होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंत्ररस, यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में और वसा का अम्लों में ग्लिसरॉल के अंतिम रूप में रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम यंत्र होता है, जो छोटी आंत में आंत्ररस से स्रावित होता है। आंत्ररस का पीएच मान का होता है 7.8 से लेकर के 8 के बीच होता है। इनमें से निम्न क्रिया होती है, जो एंटी रोकनाइज एंजाइम होता है, जो टिप्सिलॉन प्रक्रिया सक्रिएटिव्स हो जाता है। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका क्या होगा? सी नंबर। तो हमारा 70 नंबर क्वेश्चन आज का सेशन हमने यही रखते हैं। इस सेशन में आप लोग जो भी लगता है प्लीज़ इस सेशन को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जस्ट इसका अगला भाग हम जरूर लेकर के आएंगे। चलिए, धन्यवाद।